रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल के दिन हमारे चैनल पर 600 एपिसोड का जो सिलसिला है ये कंप्लीट हो चुका। देखते ही देखते पता नहीं चला कि अब आप लोग के साथ में लगातार 600 दिन हमने आपके साथ में क्राइम स्टोरीज़ लेके आते रहे। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि लगातार क्राइम स्टोरीज़ लाई गई हैं। कई बार मैंने बंक मारा, कई बार किसी मजबूरी की वजह से वीडियोस ना आई, लेकिन जो सिलसिला था तुम्हारे साथ लगातार बना रहा। भले ही हमारे चैनल ने ज़्यादा अचीवमेंट हासिल ना करी हो, सब्सक्राइबर 33,000 प्लस हुए हों, लेकिन उसके बावजूद भी आप सभी लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। आप लोगों ने मुझे और मेरी क्राइम स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा, आप लोगों ने मेरी स्टोरीज़ को पसंद भी किया। और दोस्तों, यही वजह थी कि आप लोगों ने लगातार मुझे मोटिवेट किया कि मैं आप लोगों तक बेहतर से बेहतर स्टोरी लेके आ सकूं। लेकिन दोस्तों, इन दिनों मेरी यही कोशिश रही कि मैं आप लोग को जितनी भी स्टोरी सुनाऊं वो सारी की सारी ट्रू इंसिडेंट पे बेस हो। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बीच में कमेंट्स भी किए कि आप फेक स्टोरी सुनाते हैं, जबकि जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो लोग थोड़ा जानते हैं और जो लोग क्राइम स्टोरीज सुनते हैं, उनको पता होगा कि मेरी जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं सारी की सारी जेन्युइन होती हैं और कोई भी स्टोरीज़ फेक नहीं होती, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम आप लोग के साथ में निभा रहे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर अगर कहीं भी कोई क्राइम हो रहा है तो उसके बारे में एटलीस्ट हम आप लोग को बता रहे हैं, और जब बता रहे हैं तो कम से कम आप लोग को उन चीज़ों से अवेयर रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों, कल के दिन जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बाई मिस्टेक मैंने आप लोग के साथ में 25 मई साल 2025 बोल दिया, यानी मई साल 2025 बोल दिया, जबकि मई साल 2023 की वो कहानी थी। तो उसको लेके मैंने माफ़ी भी मांगी, आप लोगों से कमेंट्स में बोला भी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि सर आप बाई मिस्टेक 2025 का बोल रहे हैं। तो उन सभी लोगों का शुक्रिया जो मुझे मेरी गलतियों पर टोकते हैं, मुझे मेरी गलतियों पर समझाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी भी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि जिसको जब आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग दंग रह जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमेशा से कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा भरोसे का और सबसे ज़्यादा पवित्र अगर कोई रिश्ता है तो वो रिश्ता पति और पत्नी का रिश्ता होता है। क्योंकि देखो, दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं वो रिश्ते आपके पहले से मौजूद हैं। किसी के साथ में आपका खून का रिश्ता है, किसी के साथ में आपका माँ बेटे का, भाई बहन का, तमाम रिश्ते हैं। लेकिन ये जो पति और पत्नी वाला रिश्ता होता है ये टोटल भरोसे की बुनियाद पर बनता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप पहले जानते नहीं, उसके बाद में आपकी उससे शादी होती है और उस व्यक्ति के ज़िम्मे आप अपना पूरा परिवार उसको सौंप देते हैं, चाहे वो महिला हो या फिर कोई पुरुष। अगर कोई महिला होती है तो वो शादी करके जब अपने किसी अनजान पति के यहाँ आती है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी के ऐसे शख्स को सौंप देती है जिसे वो जानती नहीं है। वहीं एक शख्स जिसकी अगर किसी महिला के साथ में शादी होती है तो वो अपना पूरा परिवार, अपना पैसा, अपना जायदाद उस औरत को हंसते हंसते दे देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अब वो उसकी हमसफ़र है, उसकी शरीक हयात है, उसकी पत्नी है। और दोस्तों, कहा जाता है कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, एक जन्म का रिश्ता नहीं होता। लेकिन आजकल इस पवित्र रिश्ते को जिस तरीके से कलंकित किया जा रहा है, अगर आप उसकी कुछ मिसालें सुनेंगे तो आप लोग वाकई हैरान हो जाएंगे। कुछ केसेस हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नंबर 1 पर जो मुस्कान ने मेरठ में अपने पति सौरभ के साथ में किया था, जिसमें उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ड्रम में चुन दिया था। उसके बाद में केस नंबर 2, वो भी यूपी के औरैया से आया था। शादी के महज 10 दिन के अंदर ही उसने अपने पति की सुपारी दे दी उन पैसों से जो पैसे उसे सलामी में मिले थे। केस नंबर 3, भिवानी में रवीना और उसके प्रेमी के हाथों प्रवीण का कत्ल हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए। केस नंबर 4, मेरठ से ही आया। रबीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले तो गला दबाकर मारा और बाद में उसकी डेड बॉडी के ऊपर सांप छोड़ दिया ताकि लोगों को लगे कि सांप के काटने की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी इन चारों केसों से कई गुना आगे है, क्योंकि इस कहानी के अंदर एक अधेड़ उम्र की महिला है और उसका एक प्रेमी है जो कि महज 10 से 15 साल के आसपास रहा होगा। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। 600 एपिसोड तक आप लोग जो फर्स्ट एपिसोड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग कमेंट्स करिएगा। मैं लोगों को पहचानने की कोशिश करूंगा कि वो लोग 600 एपिसोड से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनके कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करूंगा। और जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली कल के दिन मैं आप लोग के नाम स्पेशल तरीके से लूँगा वीडियो शुरू करने से पहले ही। तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन मेरे साथ में फर्स्ट एपिसोड से जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से।
और इसी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है देवरिया ज़िला, और इसी देवरिया ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है तरकुलबा थाना। ये जो तरकुलबा थाना है, इसी तरकुलबा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पकड़ी पटखोली गांव। बात कर रहा हूं मैं 20 अप्रैल साल 2025 की। 20 अप्रैल साल 2025 को जो उत्तर प्रदेश का देवरिया है, यहाँ पर जो तरकुलबा थाना पड़ता है, यहीं के पकड़ी पटखोली गांव के अंदर सुबह सुबह कुछ लोग अपने खेतों पर गेहूं काटने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही एक व्यक्ति अपने खेत पर गेहूं काटने के लिए गया होता है तो देखता क्या है कि इसकी नज़र पास ही के एक खेत में पड़े हुए बैग पर पड़ती है। जो बैग ट्रॉली बैग था और उसके ऊपर किसी तरीके से चादर को लपेटा गया था। अब ये व्यक्ति सोचता है कि इस खेत के अंदर अचानक से ये बैग कैसे आ गया। मामला इस व्यक्ति को संदिग्ध लग रहा था, क्योंकि इस बैग के अंदर जिस तरीके से चादर इसके ऊपर लपेटी गई थी, उससे देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि इस बैग के अंदर किसी चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती ठूंसा गया है। अब आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो क्राइम स्टोरी सुनते हैं, बहुत सारे लोग क्राइम से जागरूक हो चुके हैं क्राइम स्टोरी सुन सुनकर। तो इस व्यक्ति को भी ये लगता है कि मामला संदिग्ध है, इसलिए वो तुरंत तरकुलबा थाने में फ़ोन कर देता है और कहता है कि साहब, पकड़ी पटखोली गांव में ऐसे ऐसे जगह पर एक खेत है और उसी खेत के अंदर एक बैग पड़ा हुआ है जो कि ट्रॉली बैग है। इतने में ये व्यक्ति दौड़ा दौड़ा भागा भागा गाँव के अंदर भी जाता है, वहाँ पर भी लोगों को सूचना देता है। लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जो पुलिस थाने की टीम थी उसको जब सूचना मिलती है तो पुलिस की टीम भी गाड़ी लेकर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। अब पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो ऑलरेडी लोगों की बहुत सारी भीड़ वहां पर जमा होती है। लिहाजा जो पुलिस थी उस भीड़ को जैसे तैसे बचाकर हटाकर आगे बढ़ती है एंड आगे बढ़ने के बाद में जो ट्रॉली बैग था उस ट्रॉली बैग को अपनी कस्टडी में लेती है। लोगों की मदद से, स्थानीय जो लोग थे वहाँ पर, उनकी मदद से जब उस ट्रॉली बैग को खोला जाता है तो दोस्तों पुलिस वाले देखने के बाद में दंग रह जाते हैं। दरअसल इस ट्रॉली बैग के अंदर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होगी। अब ऐसे में इस व्यक्ति की डेड बॉडी मिलना, पुलिस उस जितने भी उस घटना स्थल पर लोग मौजूद थे वहाँ पर सबसे पूछताछ करती है, क्या तुम में से कोई इस व्यक्ति को जानता है। लेकिन जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हमने इस व्यक्ति को पहले कभी इस एरिया में देखा ही नहीं। ना व्यक्ति हमारे गांव का है, ना आस पड़ोस के किसी गांव का है, क्योंकि गांव के आस पड़ोस के जो गांव होते हैं वहाँ पे लोग लगभग एक दूसरे को जानते ही हैं। तो ऐसे में जब पुलिस को ये शनाख्त नहीं होती है तो पुलिस को ये लगता है कि ये मर्डर ब्लाइंड मर्डर है और प्लानिंग के तहत मर्डर कर कर सबूत छुपाने के लिए इसकी डेड बॉडी को यहाँ पर ला के फेंका गया है, ताकि ना डेड बॉडी की शनाख्त हो सके और ना पुलिस कातिल तक पहुँच सके। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस बहुत ही बारीकी से उस बैग की तलाशी करती है तो यहाँ पर कातिल ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी और जिस मिस्टेक से कातिल जो था वो पकड़ा गया। दरअसल जब बैग की पुलिस तलाशी करती है तो वहाँ से न कोई आईडी कार्ड मिलता है, न कुछ ऐसा सबूत मिलता है कि जिससे पुलिस कम से कम मृतक की पहचान कर सके। लेकिन इसी ट्रॉली बैग के अंदर एक बारकोड लगा हुआ था। जो लोग ट्रैवल करते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो उनको पता होगा, क्योंकि मैं भी गया हुआ हूँ। तो बैग के ऊपर जो सामान वगैरह जब आप रख के ले जाते हैं तो बैग जहाँ से चेक होकर निकलता है तो वहाँ पर एक बारकोड लगा दिया जाता है बैग पे, ताकि अगर कभी बाई चांस बाई मिस्टेक बैग गुम हो जाए तो उस बारकोड की सहायता से वो बैग की पहचान हो सके कि किस पैसेंजर का ये बैग है। अब ऐसे में जब ये बारकोड लगा हुआ होता है तो पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि बारकोड कहाँ के एयरपोर्ट से कहाँ के लिए लगाया गया। तो पता चलता है कि हैदराबाद से वाराणसी के लिए ट्रैवल किया गया है। लिहाजा पुलिस जो थी तुरंत वाराणसी जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे कांटेक्ट करती है एंड कांटेक्ट करने के बाद में पूछती है कि ये बारकोड है और ये जो बारकोड है ये किस नाम के पैसेंजर पे है। तो वहाँ से ये पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम नौशाद था, उम्र लगभग 37 वर्ष के आसपास। अब उसका गांव पता सारा पुलिस को मिल जाता है। लिहाजा पुलिस जो थी उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक गांव पड़ता है भटौली गांव, जो कि इस पकड़ी पटखोली गांव से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है और यहीं का रहने वाला नौशाद। लिहाजा पुलिस जो थी अब तुरंत अपनी टीम को लेकर भटौली पहुंच जाती है एंड भटौली पहुंचने के बाद में नौशाद के घर का पता लगाते हुए पुलिस नौशाद के घर पर पहुँचती है। जब नौशाद के घर पर पुलिस पहुंचती है तो वहां पर एक व्यक्ति मौजूद होते हैं जिनका नाम होता है अली अहमद। अली अहमद से पूछा जाता है कि नौशाद तुम्हारा कौन है। तो अली अहमद बताते हैं कि नौशाद मेरा बेटा है। उससे पूछते हैं उम्र कितनी थी, कहते हैं 37 साल के आसपास है। एक महिला इस घर में और होती है जिसका नाम रज़िया होता है, जो कि नौशाद की पत्नी थी। एक 9 साल की बच्ची इस घर के अंदर होती है। अली अहमद से पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे के बारे में कोई सूचना है। तो अली अहमद कहते हैं कि उसका बेटा तो सऊदी रहता है, अभी आया था लेकिन फिर से उसे किसी ज़रूरी काम से वापस से सऊदी जाना पड़ा, इसलिए वो सऊदी गया है और हो सकता है कि अब वो 1 आध साल में वापस लौटे। अब जैसे ही ये बातें अली अहमद पुलिस को बताते हैं
तो पुलिस को समझने में देर नहीं लगती है कि कत्ल की जो साजिश है वो इसी घर से रची गई है। लिहाजा पुलिस जो होती है अब रज़िया से पूछताछ करती है। अब चूंकि रज़िया पूरी तरीके से फंस चुकी थी, रज़िया ने ही बताया था उसके जो पति हैं अली अहमद वो सऊदी चले गए, अभी हाल ही में लौटे थे। तो जब रज़िया से पुलिस पूछताछ करती है तो रज़िया पुलिस के सामने थोड़ा लड़खड़ाती है। अब पुलिस को रज़िया के ऊपर तुरंत शक हो जाता है, इसलिए पुलिस जो थी रज़िया को अरेस्ट कर लेती। अरेस्ट करने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके पहुंचती है। उधर अली अहमद बेचारे परेशान हैं, तो अली अहमद को बताया जाता है कि दरअसल तुम्हारे बेटे की हत्या हो चुकी है और उसकी जो डेड बॉडी है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर तरकुलबा थाने में पकड़ी पटखोली गाँव के अंदर एक खेत के अंदर एक बैग के अंदर मिली है। और ये बैग वही था जो अली अहमद जो नौशाद था सऊदी से लेके आया था। अब उसके बाद में जब पिता को ये बात पता चलती है तो पिता का रो रो कर बुरा हाल। अब चूंकि बैग भी घर का ही था, डेड बॉडी घर से ही पैक की गई थी, तो इसमें संदेह की बात नहीं थी कि रज़िया ही कातिल है। इसलिए पुलिस वाले जब रज़िया से सख्ती से पूछताछ करते हैं तो रज़िया पुलिस को पहले तो गुमराह करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती है, लेकिन जब रज़िया पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है तो दोस्तों एक ऐसी कहानी निकल के आती है कि आप लोग पिछली जितनी भी कहानियाँ हुई हैं उन सारी कहानियों को भूल सकते हैं। दरअसल रज़िया बताती है कि नौशाद के साथ में उसकी जब से शादी हुई तो वो नौशाद के साथ में बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। नौशाद जब उनको एक बेटी होती है तो नौशाद को अपने परिवार की थोड़ी चिंता होती है, इसलिए नौशाद फैसला करते हैं कि वो सऊदी काम करने के लिए चले जाते हैं। रज़िया भी कहती है कि अगर 1-2 साल काट आओगे तो बच्चे की परवरिश अच्छी हो जाएगी। दोस्तों एक पुरुष जो होता है वो हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता है, इसलिए बेचारा देश विदेश की ठोकरें खाता है, मेहनत मजदूरी करता है, लोगों की गालियाँ खाता है, ताने सुनता है, ताकि उसका जो परिवार है ये सुकून की ज़िंदगी जी सके, उसका परिवार अपने शौक़ पूरे कर सके, कपड़े बना सके, अपनी तमाम निजी ज़िंदगी को अच्छा कर सके। इसीलिए बेचारा नौशाद भी अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए सऊदी अरब गया था और वहाँ पर रह कर नौशाद जो था वो कामकाज करने लगता है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो पत्नी रज़िया थी वो रज़िया गाँव में ही रहने वाले नौशाद के भांजे रोमान के साथ में नाजायज़ रिश्तों में बन जाती है। नुमाज जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल के आसपास होगी। अब चूंकि जो नौशाद था वो सऊदी अरब रहता था, 9 साल की बच्ची कभी कभी स्कूल चले जाती थी। पिता अली अहमद जो थे वो बेचारे एक कमरे में पड़े रहते थे, बीमार थे, इसलिए रज़िया जो थी तुरंत अपने भांजे को बुलाती और दिन और रात जब भी उसको मौका मिलता वो अपने उस नाबालिग भांजे के साथ में शारीरिक संबंध बनाती। अब उधर जो भांजा था ये उसको कुछ इस तरीके से सुख दे रहा था जिसकी वजह से नौशाद को रज़िया पूरी तरीके से भूल चुकी थी। लेकिन इसी बीच में अब से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले नौशाद जो था वो सऊदी अरब से वापस आ जाता है। अब नौशाद सऊदी अरब से वापस आता है, उधर रोमान को रज़िया से मिलने की तलब लगती है। रोमान रज़िया से कांटेक्ट करता है तो रज़िया कहती है कि तुम्हारे मामा घर पे आ गए और अब मिलना मुश्किल होगा। इसीलिए रज़िया और रोमान दोनों एक दूसरे की आग में, वासना की आग में जलने लगते हैं। अब यहीं से ये दोनों प्लानिंग करते हैं। इन लोगों को लगता है कि ये जो अरशद है, नौशाद जो है जब ये यहाँ पर रहेगा तो हमारा मिलना जुलना एकदम से इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना नौशाद का कत्ल कर दिया जाए। इसलिए रज़िया सारी कहानी रोमान को बताती है। रोमान कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। रोमान अपने एक दोस्त हिमांशु से कांटेक्ट करता है, हिमांशु को वो अपने प्लान में शामिल करता है और उसके बाद में रज़िया जो थी 19 अप्रैल साल 2025 को इसी नौशाद को खाने में कोई नशीला पदार्थ दे देती है। नौशाद बेचारा खाना खाता है, उसको किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं, उसको किसी चीज़ की कोई भनक नहीं। नौशाद खाना खाता है, खाना खाने के बाद में उसे नींद आ जाती है, लेकिन नौशाद को ये नहीं पता था कि उसके खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया है। इसलिए वो नशे में जब बेसुध हो जाता है तो उसी समय रज़िया रोमान को बुलाती है। रोमान अपने दोस्त हिमांशु के साथ वहाँ पर पहुँचता है और ये तीनों किसी तेज़ धारदार हथियार से पहले तो इस नौशाद की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में उन हथियारों को ठिकाने लगाया जाता है जिससे इन्होंने हत्या की थी। पूरे घर के फर्श को पहले तो बहुत अच्छे से क्लीन किया जाता है। उसके बाद में जो बैग वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के कपड़े खरीद के लेके आया था, जिसमें वो गिफ्ट लाया था अपनी पत्नी के लिए, अपनी बच्ची के लिए, उसी बैग के अंदर नौशाद को पैक कर दिया जाता है। अब चूंकि डेड बॉडी बड़ी थी, बैग थोड़ा छोटा था, इसलिए नौशाद को ठूस ठूस कर उस बैग के अंदर भरा जाता है। एंड जब भी वो उसके अंदर नहीं आता है, चैन बंद नहीं होती है, तो ऊपर से ये लोग चादर लपेट देते हैं और उसके बाद में हिमांशु की गाड़ी में ये उस डेड बॉडी को रखते हैं और निकल जाते हैं भटौली गांव से 60 किलोमीटर दूर तरकुलबा थाने में। और वहीं पर पकड़ी पटखोली गांव में एक खेत के अंदर ये उस डेड बॉडी को डंप करके चले आते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि हमने डेड बॉडी को 60 किलोमीटर दूर ला के फेंका है और ऐसे में अगर डेड बॉडी की किसी को कोई शनाख्त नहीं होगी तो लावारिस में उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस हम तक पहुंच ही नहीं सकती। और इस तरीके से जो पूरा केस था महज एक बारकोड की वजह से सामने आ गया। दोस्तों अगर बारकोड ना भी होता तब भी ये लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है वो कातिल से, क्रिमिनल से कई गुना आगे सोचती है।
इसलिए हमेशा कत्ल करने वाला व्यक्ति कभी भी पुलिस की गिरफ्त से बच के निकल नहीं सकता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एक पति अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के लिए सऊदी जाकर मेहनत मजदूरी करता है, उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट जिस बैग में भर के लेके आता है, वही पत्नी अपने उस पति को उसी बैग के अंदर भर देती है। ज़रा सोचिए दोस्तों, इस तरीके की महिलाएं इस दुनिया के अंदर पड़ी हुई हैं। दोस्तों, यही वजह है कि आज के इस ज़माने में लोग शादी के इस पवित्र रिश्ते से घबरा रहे हैं, जबकि ये रिश्ता ऐसा है कि जिसके बाद असल ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी दुनिया एक सी है, तमाम लोग एक से हैं। लोग अपने पार्टनर को इस कदर चाहते हैं कि वो तमाम रिश्तेदारों से, तमाम लोगों से लड़ जाते हैं। लोग इस कदर मोहब्बत करते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ इस तरीके से इस रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो पवित्र रिश्ता है कहीं ना कहीं कलंकित होता चला जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें शाकिर हुसैन लिखते हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम, कहानी मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर की है। कहानी अच्छा लगा। आप डेट में 21 मई 2025 बोल रहे हैं, आपने गलत बोल दिया। तो बहुत शुक्रिया भाई, मेरे भाई शाकिर हुसैन जी, आपने मुझे बताया। बाई मिस्टेक मैंने बोला था और मैंने सब कुछ लिख के रखा था, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है डेट को लेके। मोहम्मद ज़ोरेज़ लिखते हैं, कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मोहम्मद ज़ोरेज़ जी शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान थे। तो सुरेंद्र शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देव कुमार लिखते हैं, वेरी नाइस, आपको दिल से धन्यवाद, दुआ है आप बहुत ऊँची तरक्की करें। आप एक इंसान भी हैं और एक अच्छे सच्चे इंसान भी हैं और पत्रकार भी हैं। आपने जो बात बताई बिल्कुल सच बताई, ना किसी धर्म जात के ऊपर आप बात करते हैं और बहुत अच्छे दिल से शुक्रिया मेरे भाई। तो देव कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लईक अनवर हैं, लिखते हैं सर बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई आपने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार। सर जी आप ठीक हैं, क्राइम की कहानी रोज़ सुनते हैं, लेकिन आज रात को सास दामाद की कहानी सुनने को मिलेगा जी, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी, मैं सास दामाद की कहानी सुनाने ही जा रहा था कि इसी बीच में मुझे ये इंसिडेंट मिल गया, तो मैंने इस पर कहानी सुना दी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देव कुमार जी हैं जो लाइक करते हैं, बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी अस्सलाम वालेकुम, आज 600 एपिसोड कंप्लीट हुआ है, बहुत मुबारक हो। तो मंसूरी भाईजान जी, सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाफिज़ भाई, नाइस स्टोरी। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति यूपी से सुनते हैं, भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह हैं, लिखते हैं जी नमस्कार शाबिर साहब। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में देव कुमार हैं, लिखते हैं आप पहलगाम के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएं। तो देव कुमार जी, पहलगाम के ऊपर मैंने जो अपडेट थी वो मैंने दे दी थी, ऑलरेडी बहुत सारे लोग सुना चुके हैं, मैं सुनाऊंगा तो व्यूज़ आएंगे नहीं। राजकिशोर चौरसिया जी हैं, लिखते हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से सुनते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है हिना करके 21 मई को 25 मई बोल रहे हैं भाई, तो हिना जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने बताया। सोनी जी भी यही बोलती हैं तारीख को लेके। MWSW करके है, लिखते हैं 22 मई 2025 आई भी नहीं है जी, आपने भी बहुत सही फरमाया, शुक्रिया आपका। नूरजहां ने पति को मरवा दिया और जेल में रहेगी, बच्चे यतीम हो गए, अल्लाह औरत को कभी माफ़ नहीं करेगा। तो नाजिम सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास लिखते हैं 21 मई तो अभी आई भी नहीं सर, बड़ी फास्ट चल रहे हैं आप, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ऑफिशियल तारिक रज़ा हैं, लिखते हैं भाई जो लोग बिना वीज़ा के 3 बच्चों के साथ किया उसको भी निकालना चाहिए मलिक भाई जी। ये हमारी गवर्नमेंट का फ़ैसला है, वही इस पे फ़ैसला लेगी तो बेहतर होगा। हम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन उससे कुछ हो नहीं सकता, जो गवर्नमेंट करेगी वही सबसे बेहतर होता है। उसके बाद में अंजना शर्मा भी यही लिखती हैं डेट के बारे में, शुक्रिया आपका। और उसके बाद में स्टार करके आइडिया लिखते हैं, कौन सी शांति पाकिस्तान भंग कर रहा है। तो भाई आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे भाई बोल रहे हैं कि कब घर में घुस के मारा, तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से घर में घुस के मारा है। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।